हेलो एंड वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस पे। तो हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट किया था। यूनिट 2 पे हम पहुंच गए थे एंड यूनिट 2 का आई गेस हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी फिनिश कर लिया है यूनिट 2 का। एज यू कैन सी हमने प्लानिंग जो है वो फिनिश कर लिया है एंड आज हम करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन प्लानिंग एंड आज हमें डिसीजन मेकिंग करना, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। तो चलिए स्लाइड्स निकाल लेता हूँ मैं। ओके, हियर वी आर। सो एज यू कैन सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टाइप्स, कितने टाइप्स के डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है एंड डिसीजन मेकिंग होता क्या है, यही इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लिखा गया है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग का मीनिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे पास विकल्प है, अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से हमें एक डिसीजन, एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह के अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। जैसे आपके पास प्लान ए आ गया, प्लान बी आ गया, प्लान सी आ गया। आप इनको इवेलुएट करके आप इनको इवेलुएट करोगे। आफ्टर इवेलुएशन इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करोगे, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है, आपको अभी हंगर है, तो आप क्या चूज़ करोगे? आपको खाना खाना है तो आपके पास ऑप्शन है पिज़्ज़ा, सैलेड, सैंडविच। अब आप देखोगे इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव, कौन सा विकल्प आपका पेट भर सकता है। लाइक आपको लगता है पिज़्ज़ा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, उतने पैसे भी आपके पास है, आप इवेलुएट करोगे ना किसका कितना कॉस्ट आएगा, प्लस कौन सी चीज़ से आपका पेट भर सकता है, उस हिसाब से आप बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दो डेफिनेशंस भी दी गई है। फर्स्ट वन इज ऊंस एंड ऑडोनल ने डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है द सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। एंड लुइस एलन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप डिसीजन मेकिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो, सिलेक्ट करते हैं एक कोर्स ऑफ एक्शन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये लुइस एलन ने कहा है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। आपके पास जो भी अलग अलग विकल्प होते हैं उसमें से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मीन्स सोच समझ के डिसीजन लेना, लॉजिकली डिसीजन लेना, हर फैक्टर को, एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसीजन लेना। देन इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। अब डिसीजन जो है वो किसी इशू के रिगार्डिंग होगा, तभी आप डिसीजन लेंगे। जब आप कहीं पे अटक जाएंगे तब आपको डिसीजन लेने का टाइम आएगा। इट इन्वॉल्व्स द इवेल्यूएशन ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स है, जो भी आपके पास विकल्प है, उसमें से आपने इवेल्यूएशन करनी है। आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा कौन सा अल्टरनेटिव आपको सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा, और कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा गया है इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप किस लिए लेंगे? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कोई भी हो सकता है आपका, लाइक प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। एंड इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। अब आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपकी कमिटमेंट होती है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। इट इज़ बेसिकली अ ह्यूमन एक्टिविटी। आप देखिए डिसीजन कोई मशीन तो लेगी नहीं, एक ह्यूमन लेगा, एक पर्सन लेगा। सो ये ह्यूमन एक्टिविटी है। इट इज़ बोथ मैनेजरियल फंक्शन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। अब ये मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लिया जाएगा। देन हम आते हैं इट इज़ कोर ऑफ प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग का ये एक तरह से मेन पार्ट है, कोर पार्ट है। अगर आप प्लान्स बना लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो प्लानिंग का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग का जो मेन पार्ट है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। इट स्टार्ट्स एक्शन। जैसे ही आप डिसीजन लेते, डिसीजन लेने के बाद आपके एक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हो।
इट इज़ यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर। अब जो आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा रिगार्डलेस ऑफ लेवल, डिसीजन आपको हर जगह पे, हर मैनेजमेंट लेवल पे लेना ही पड़ेगा। तो हर मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। इट मे बी नेगेटिव। अब डिसीजन जो होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए डिसीजन लिया जाएगा, कुछ ना करने के लिए डिसीजन लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मे इन्वॉल्व चूजिंग नॉट टू एक्ट। अब आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, नेगेटिव डिसीजन ले सकते हैं कि ये काम हमें नहीं करना है, दैट इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट। देन आ जाते हैं हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किसके रिगार्डिंग डिसीजन चाहिए, दैट इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। देन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे सो दैट हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाए, उसकी जड़ तक पहुंच पाए। देन आएगा डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे, अलग अलग विकल्प निकालेंगे कि किस तरह से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक द कंपनी माइट कंसिडरिंग इम्प्रूविंग मार्केटिंग। अगर हमारे पास प्रॉब्लम मार्केटिंग की आ रही है तो हमें मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है, हमें प्राइसेस रिड्यूस करने हैं, या हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसके रिगार्डिंग हम अल्टरनेटिव्स निकालेंगे, नए नए विकल्प निकालेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं। देन आएगा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करेंगे, जो अलग अलग हमने तरीके निकाले हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको इवेलुएट करेंगे। मींस उसमें से हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कौन सा जल्दी पूरा हो जाएगा, टाइम कंसिडर करेंगे, और किस में हमें पोटेंशियल सक्सेस मिल सकती है, किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, कौन सा अल्टरनेटिव हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस प्रोवाइड करेगा। देन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। जो भी हमने अलग अलग अल्टरनेटिव्स इवेलुएट किए हैं, इवेलुएशन के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितना आने वाला है, टाइम कितना आने वाला है, अलग अलग विकल्पों का। मान लीजिए ए, बी एंड सी, आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव से, इनको आपने इवेलुएट कर लिया। अब आपको पता चल गया जो बी वाला है वो सस्ता भी पड़ेगा, जल्दी भी हो जाएगा, और इसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, इससे हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। देन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसी को आप एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए रिसोर्सेज लेके आएंगे, लाइक मैन, मनी, मटीरियल, ये सब चाहिए, और इन सब चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, काम करना इन पे शुरू कर देंगे। देन आ जाता है फॉलोअप। फॉलोअप मीन्स अब जो आपने डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आपका जो डिसीजन है वो सही से चल रहा है या नहीं। अगर इन केस कुछ गड़बड़ होती है, उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप फॉलोअप के दौरान करेंगे। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन। कितने टाइप्स के डिसीजन होते हैं? सबसे पहले मेन मैनेजरियल डिसीजंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ बेसिक और स्ट्रैटेजिक डिसीजन। आप बेसिक डिसीजन लेंगे या स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेंगे। दीज डिसीजंस आर फंडामेंटल्स एंड हैव लॉन्ग टर्म implications for the organization. They are typically made by top managers and involve setting the overall directions of the company. सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यही आ रहा है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन। लाइक डिसाइडिंग द एंट्री टू एंटर अ न्यू मार्केट। अगर आप मान लीजिए इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, अब आप यूएस में ऑपरेट करना चाहते हैं, नई मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा डिसीजन आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट लेंगी। या फिर आप नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना चाहते हैं। अब नई प्रोडक्ट लाइन, मान लीजिए आप टूथपेस्ट बनाते थे, अब आप चाहते हो कि आप सॉप्स बनाना भी शुरू कर दो, साबुन बनाना भी शुरू करना चाहते हो, तो ये डिसीजन कौन लेगा? आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी। और ये बेसिक डिसीजन होते हैं, इनको स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोला जाता है। देन आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो बेसिक डिसीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन है, एंड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको जो रिसोर्सेज है, इसके लिए आपको परमानेंट टाइप के रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो इसके लिए रिसोर्सेज भी लॉन्ग टर्म चाहिए। लाइक मनी भी आपको ज़्यादा चाहिए, जो आपकी लेबर होगी वो भी ज़्यादा चाहिए, और लंबे समय के लिए चाहिए। डिफ़िकल्ट टू रिवर्स वंस मेड। अब आपने एक बार डिसीजन ले लिया, लाइक आप न्यू मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिसीजन पे।
नेक्स्ट डिसीजन आएगा हमारा रूटीन और टैक्टिकल डिसीजंस। अब ये डिसीजन जो होते हैं वो एवरीडे लाइफ में लिए जाते हैं, हर रोज़ आपके डिसीजन लिए जाएंगे बाय टॉप मैनेजमेंट। दे आर यूजुअली मेड बाय मिडल और लोअर मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एक्शंस। देखिए ये डिसीजंस जो है वो आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में ने लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए जाएंगे। जो आपके यहाँ पे हमने बात की ना स्ट्रैटेजिक डिसीजन की, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे, या आप टूथपेस्ट बना रहे थे, अब हम एग्जांपल लेते हैं न्यू प्रोडक्ट लाइन का। न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाले हैं। आप टूथपेस्ट बनाते थे, सिर्फ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करते थे आप, अब आप चाहते हो कि आप न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करो, दैट इज़ सोप्स। आप साबुन का प्लांट भी लगाना चाहते हो, अलग से एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया था, ये आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। तो अब आप क्या चाह रहे हो, अब आपके रूटीन और टैक्टिकल डिसीजन आ जाएंगे इसी बड़े डिसीजन को, स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ टैक्टिकल डिसीजंस। अब इन्होंने तो एग्जीक्यूशन के लिए बोल दिया, अब आगे की डिसीजन कौन लेगा, आपकी मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल। अब लोअर लेवल और मिडल लेवल आगे इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे डिसीजंस लेगी, दैट इज़ रूटीन और टैक्टिकल डिसीजंस। जैसे कि इन्वेंट्री लेवल मेंटेन रखना है, कब शिफ्ट होगी, एम्प्लॉयज़ कब आएंगे कब जाएंगे, सप्लाईज कैसे होगी मटेरियल की, ये सब डिसीजंस कौन लेगा, आपके लोअर लेवल या मिडल लेवल मैनेजमेंट लेगी। एंड ये इन डिसीजंस को हम बोलते हैं कि रूटीन और टैक्टिकल डिसीजंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिसीजन। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, इनको एडजस्ट किया जा सकता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यूजुअली इन्वॉल्व लेस रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है बिकॉज ये बड़े वाले डिसीजन को, मेन डिसीजन को, स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे डिसीजन लिए जा रहे हैं। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस, अब ऑपरेशंस की एफिशिएंसी के लिए ऑपरेशन एफिशिएंटली चलते रहे, इसलिए ये डिसीजन लिए जाते हैं बाय लोअर और मिडल लेवल। देन आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पे। दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर काम चल रहा है उनके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेने हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में आ जाएंगे। प्रोसीजरल और ऑपरेशनल मैटर्स के रिगार्डिंग ये डिसीजन हो सकते हैं और मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं एट वेरियस लेवल। जो भी अलग अलग आपके टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल पे ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लाइक इस्टेब्लिशिंग ऑफिस आवर्स कब तक होंगे, सेटिंग पॉलिसीज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ कंडक्ट। अब जो एम्प्लॉयज़ है उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनको कब आना कब जाना है, कैसे रहना है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके रिगार्डिंग भी एडमिन डिपार्टमेंट आपका डिसीजन ले सकता है। अप्रूविंग रूटीन एक्सपेंसेस, जो रूटीन एक्सपेंसेस है उनको अप्रूव करना है, ये सब डिसीजंस आपके एडमिन डिसीजन में आ जाएंगे। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस। एडमिन डिसीजन की वजह से आपके डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग होती है, अच्छे से चलते हैं, ठीक है, स्मूथली। ऑफन गाइडेड बाय इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जो भी आपके पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स है उनके द्वारा गाइड किए जा सकते हैं। मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था जो पॉलिसीज़ होती हैं या प्रोसीजर्स होते हैं ये हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, मतलब जो स्टैंडिंग रहते हैं प्लान्स, जो चेंज नहीं होते हैं, तो इनके द्वारा गाइड हो सकते हैं। पॉलिसीज़, हमें पॉलिसीज़ का डेफिनेशन यही थी, पॉलिसीज़ आर द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो ये पॉलिसीज़ द्वारा गाइड किए जाएंगे कि पॉलिसीज़ में ऐसा लिखा गया है तो हम ये डिसीजंस ले सकते हैं। फोकस ऑन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, डेली काम होता रहे, ईजिली चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, तो ये डिसीजंस एडमिन डिपार्टमेंट द्वारा लिए जाएंगे। देन प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ एडिक्वेट डिसीजन मेकिंग। अब प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे डिसीजन मेकिंग के, या एडिक्वेट डिसीजन मेकिंग के, ये स्टेप्स क्या रहेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो भी डिसीजन लेना है सबसे पहले आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी सो दैट आपका डिसीजन जो हो वो बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डाटाज हो। आपके पास सही फैक्ट्स होने चाहिए, सही तथ्य होने चाहिए, सही डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले पाए सो दैट आपकी चॉइस जो हो वो राइट हो। देन प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। समटाइम्स सर्टेन लिमिटेशंस लाइक बजट, टाइम और रिसोर्सेज कैन अफेक्ट डिसीजन मेकिंग
This principle emphasizes recognizing these limiting factors so that the decision is realistic and achievable. देखिए कहीं बार बोला जा रहा है लिमिटिंग फैक्टर्स, कहीं बार हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा बजट, हमारे पास टाइम, ये सब चीज़ें कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है. सो ये सारे हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं. सो हमें डिसीजंस इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए लेना है. हमारा डिसीजन जो होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए. अगर मेरे पास बजट मान लो 5 रुपये का है और मैंने कोई डिसीजन ले लिया कि मैं 10 रुपये की चॉकलेट लेके आऊँगा, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, ये पूरा नहीं हो सकता. तो मेरे को अपने लिमिटेड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है. मेरे पास 5 रुपये है तो मुझे 5 रुपये वाली चॉकलेट लानी चाहिए. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. तो आपको अपने लिमिटेड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है. देन थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग अदर्स व्यू. आपको बाकियों की व्यू पॉइंट को भी, बाकियों के पर्सपेक्टिव्स को, ओपिनियंस को ध्यान में रखना है. पीपल्स ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव, उनको ध्यान में रखना है. और दूसरों के व्यू पॉइंट क्या है डिसीजन के रिगार्डिंग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये सब आपको ध्यान में रखना है. उनके आइडियाज़, उनके सल्यूशंस, उनको भी कंसीडर करना है जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. अब इसमें क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द की गोल इज़ टू मेक प्रॉफिट. हर बिजनेस का की गोल क्या होता है, मेन गोल होता है प्रॉफिट बनाना. तो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि हमारा जो डिसीजन होना चाहिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तरफ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होनी चाहिए उससे, और सस्टेनेबल होना चाहिए. मींस कि आपके जो भी फैक्टर्स है वो उसके लिए सफिशिएंट हो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो आपका हर डिसीजन आपके प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए सो दैट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिएक्शन. अब जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिएक्शन है वो कहता है हमें, जब आप डिसीजन बनाएंगे तो आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है. जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है उस डिसीजन पे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे. आपके एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को या स्टेक होल्डर्स को आपका डिसीजन किस तरह से अफेक्ट करने वाला है. अब स्टेक होल्डर यहाँ पे शब्द आ रहा है. स्टेक होल्डर होता है जो भी आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. लाइक आपके शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे इसमें. शेयर होल्डर्स को हम स्टॉक होल्डर्स भी बोलते हैं. ठीक है, स्टॉक होल्डर्स. लेकिन जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, इनका इंटरेस्ट भी है कंपनी में. एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट भी कंपनी में है. देन एक आपके कस्टमर्स भी आ जाएंगे, कस्टमर्स आपसे सामान परचेज कर सकते हैं, इनका भी इंटरेस्ट है कंपनी में. सो जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं दैट इज़ योर स्टेक होल्डर्स. तो इन सब का रिएक्शन क्या रहने वाला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है. देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. अब देखिए, पीपल ऑफन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम. हर तरह का इंसान जो होगा वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा कि जो उसके लिए बेस्ट हो. द प्रिंसिपल ऑफ एक्नॉलेजेस दैट सेल्फ इंटरेस्ट प्लेज इन रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड इनकरेज अलाइनिंग पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द डिसीजन. अब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट क्या कहता है, आपको सेल्फ इंटरेस्ट तो देखना ही है, आपका फ़ायदा हो रहा है वो भी देखना है, लेकिन साथ में आपने ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो भी अचीव हो. आपका डिसीजन इसके साथ अलाइन करना चाहिए. जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ तालमेल बैठ जाए, उसके साथ चलना चाहिए, अलाइन करना चाहिए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. देन आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइमिंग. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइमिंग कहता है कि जो टाइम है वो बहुत क्रिशियल है आपके लिए डिसीजन मेकिंग का. आप डिसीजन किस वक्त पे ले रहे हैं, आपको देखना है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो राइट टाइम पे लेना है. ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा लेट नहीं, नीदर टू अर्ली नॉट टू लेट, सो दैट आपके रिजल्ट्स जो है वो बेस्ट आए. प्रॉपर एक टाइम होता है डिसीजन लेने का, उस समय आपने डिसीजन लेना है. मान लीजिए आपने डिसीजन कुछ ऐसे टाइम के बाद लिया जब वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई थी, तब उस डिसीजन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. देन प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन. अब जो आप डिसीजन लेंगे उसमें एम्प्लॉयज़ की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. इससे उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और उनको एक टीम वर्क आपका चलेगा और साथ में डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा सहयोग लेते हैं डिसीजन मेकिंग के दौरान. उनकी पार्टिसिपेशन होना बेसिकली ज़रूरी है. देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब आपके रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, मैन पावर, ये सब आपको वाइजली यूज़ करने हैं, अच्छी तरह से यूज़ करने हैं. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू इम्प्लीमेंटिंग अ डिसीजन शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. अब आप जो भी मनी हो,
टाइम हो, मनी, टाइम या मैन पावर हो, यानी कि लेबर, ये सब जो भी आप यूटिलाइज करने वाले, इसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आने वाले आपके एक्सपेंसेस, ये सब किसके बराबर होने चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आपको उस डिसीजन से वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं, मींस प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, डिसीजन ऐसा होना चाहिए। जो भी आपके रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करने वाले, जो भी टाइम देने वाले, जो भी पैसा लगाने वाले, जो भी लेबर लगाने वाले, यूटिलाइज करने वाले हो, जितने भी एक्सपेंसेस आपके आएंगे उतना आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब देखिए आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है, तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल हो, वो अडाप्ट कर पाए चेंजेस को। अगर बीच में कोई चेंजेस आता है, अगर हमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब चीज़ें भी हम कर पाए, चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर पाए। बेसिकली ऐसा डिसीजन, इतना फ्लेक्सिबल आपका डिसीजन होना चाहिए, आप उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट कर पाओ। देन आ जाते हैं, चलिए यहीं तक हमारा ये चैप्टर था प्रिंसिपल्स तक। देन उसके बाद हम कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।